उधर डिम्पल राहुल के साथ बैठकर अपनी टेबल नंबर 8 के पास उस संगीत का मजा ले रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में उसके मजे को किरकिरा करने के लिए लक्की और साक्षी भी यहीं पर पहुंचने वाले थे। जैसे ही लक्की का ऑटो सन एंड मून के गेट के बाहर रुका, उसने पैसे दिए और सीधा होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा। साक्षी, जो कि उसके उतरने के बाद ऑटो से उतरी थी, होटल के दरवाजे को देखते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। लक्की, एक बार प्लीज फिर सोच लो, साक्षी ने अपने से 2 कदम की दूरी पर खड़े लक्की को देखते हुए कहा। लक्की ने उससे कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। साक्षी को लग रहा था कि या तो लक्की अपने आप को और अपने हुलिये को देख नहीं पा रहा था, या वो देखना ही नहीं चाह रहा था। इस तरह के कपड़े में उसे कौन सन एंड मून जैसी बड़ी जगह पर घुसने देता? साक्षी को यही शक हो रहा था, लेकिन लक्की की आंखों का कॉन्फिडेंस देखकर उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साक्षी ने लक्की का हाथ थामा और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही साक्षी होटल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे, जो कि हर आने जाने वालों पर नजर रख रहे थे। साक्षी ने होटल के बड़े से कांच के दरवाजे के बाहर से ही देखा कि वहां पर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था, और उस झूमर के नीचे बड़ी बड़ी टेबल पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अपने खाने का आनंद ले रहे थे। उनके ऐसे कपड़े और ऐसे रहन सहन देखकर साक्षी डर गई थी। उसने लक्की के हाथ को जोर से दबाया और अपने पैरों को रोक लिया। क्या हुआ? लक्की ने पूछा। मुझे डर लग रहा है लक्की, प्लीज ये ड्रामा बंद कर दो। तुम्हें भी पता है ना कि हम लोग यहां पर नहीं खा सकते हैं। साक्षी ने कहा, देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रीट पर लाया हूं ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं तुम्हें एम्बैरेस फील नहीं होने दूंगा, लक्की ने कहा, और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। तुम यहीं पर रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं, लक्की ने होटल के अंदर दाखिल होते हुए कहा। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूर कर देख रहे थे। राहुल और डिम्पल, जो कि उनसे काफी दूर बैठे थे। बस उन दोनों की ही नजर इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ी थी। वो अपने खाने में इतना खोए हुए थे कि उन्हें इस चीज से कोई लेना ही देना नहीं था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नहीं रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, साक्षी ने कहा, और लक्की के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहां साक्षी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं लक्की जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर बाद लक्की बाहर आया और वो कॉमन एरिया में लगी वॉश बेसिन में अपना हाथ धोने लगा। हाथ धोने के साथ ही लक्की ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए 2 और लोग नजर आए। लक्की ने गौर से देखा तो पाया कि वो कोई और नहीं बल्कि डिम्पल और राहुल ही थे। लक्की ने देखा कि डिम्पल की गुलाबी ड्रेस के ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था, और राहुल उसके साथ उसका वो दाग धुलवाने के लिए आया हुआ था। जैसे ही डिम्पल की नजर लक्की से मिली, उसने गुस्से से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? डिम्पल, तुम्हारी ड्रेस को क्या हो गया? लक्की ने उसकी ड्रेस की ओर देखते हुए पूछा। उसने देखा कि उसके ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था। तुझसे क्या मतलब कि उसकी ड्रेस पर क्या लगा हुआ है? और तू एक बात बता, तू उसका पीछा करते हुए यहाँ क्यों आया? बस इस बात का जवाब दे मुझे तू, राहुल ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। उसे लग रहा था कि लक्की जबरदस्ती डिम्पल के पीछे पड़ा हुआ था। उसे लगा कि उसे आज लक्की को साफ साफ शब्दों में समझा देना चाहिए था, और इसलिए उसने गुस्से से लाल अपनी आंखों से लक्की को देखा और कहा, देख बे फटीचर, मैं तुझे आज आखिरी बार यही समझा रहा हूं। कान खोलकर सुन ले, अगर आज के बाद तूने अपनी जुबान से डिम्पल का नाम भी लिया ना, या कभी तू उसका पीछा करता हुआ पाया गया, तो याद रखना, मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा, याद रख लेना। लक्की ने राहुल की बात को बहुत ही शांति से सुना और अपने गुस्से के घूंट को पी गया। वो जानता था कि उसके जैसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने अपनी नजर फेरी और अपने हाथ धोने लगा। डिम्पल को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता था कि राहुल ने उसे कोई बात समझाए और बिना जवाब दिए उसे इग्नोर कर दे? वो लक्की को उसकी इस गुस्ताखी के लिए सबक सिखाना चाहती थी, और इसलिए वो लक्की के सबसे पास लगे नल के पास आकर खड़ी हो गई। लक्की ने उसे एक झलक देखा और फिर से अपने हाथ पर लगे साबुन को साफ करने लगा। इधर
डिम्पल ने नल खोला और उसमें से अपनी उंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वो धार सीधी लक्की की ओर बढ़ने लगी। उसने लक्की के कपड़ों को जानबूझकर भिगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी लगा था। लक्की को डिम्पल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जब उसने डिम्पल को देखा तो उसने ढीठ की तरह अपना सिर एक और झुका लिया, इससे पहले कि लक्की फिर से अपना हाथ साफ करता। डिम्पल ने फिर से उसके ऊपर पानी उड़ाना शुरू कर दिया। डिम्पल! लक्की जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, डिम्पल ने लक्की के भीगे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। उसे दिल ही दिल में ऐसा करके बहुत तसल्ली मिल रही थी। लक्की का मन किया कि वो डिम्पल को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जैसे के साथ तैसा नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और अपना मुंह धोया और फिर वहां से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, डिम्पल ने राहुल को इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। राहुल उसका इशारा समझ गया था और इससे पहले कि लक्की दरवाजे से बाहर निकल पाता, राहुल ने उसका रास्ता रोक लिया। वो दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से लक्की के बाहर जाने के लिए जरा भी जगह नहीं बची थी। अरे, फटीचर को बाहर जाना है और वो भी मुझसे बचकर। सॉरी बाबू, लेकिन ये तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। जब तक तुम डिम्पल को दीदी और मुझे जीजा जी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक तो मैं यहां से तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगा, राहुल ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। राहुल की बात सुनते ही लक्की का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। इतने गिरे हुए आदमी के साथ कोई डिम्पल क्या कर रही थी, लक्की को ये समझ नहीं आ रहा था। उधर पीछे डिम्पल ने जैसे ही राहुल के मुंह से ये बात सुनी तो उसे हंसी आ गई और वो लक्की की ओर बढ़ते हुए बोली, तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल में आखिर घुसे कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई भी आ जा सकता है? अगर इतनी ही डेयरिंग है तो टेबल बुक करते और कुछ खाने को ऑर्डर करते। खाना पीना कुछ है नहीं, उससे पहले ही हाथ धोने के लिए आ गए। अब चुपचाप जो राहुल कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे ये कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। डिम्पल भी लक्की के मुंह से वही सुनना चाहती थी जो राहुल उससे कहलवाना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा लक्की को परेशान करती उतना ज्यादा उसे सुकून मिलता। वो उसे हर उस दिन के लिए लक्की को परेशान करना चाहती थी, जिस दिन लक्की ने उसे बस में घुमाया था या फिर किसी सड़क के ढाबे पर खाना खिलाया था। इधर लक्की को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों को उसे परेशान करने में क्या मजा आ रहा था। जब वो उनकी जिंदगी में कोई दखल ही नहीं दे रहा था तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी कि लक्की की जिंदगी में दखल दें। अब तक तो वो सब कुछ बर्दाश्त करता आ रहा था, लेकिन अब पानी लक्की के सिर के ऊपर निकल चुका था। वो पहले ही उन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि पानी सिर के ऊपर से बिल्कुल निकल चुका था और अब उन दोनों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना जरूरी था। ठीक इसी वक्त जब वहां पर यह सब नाटक हो रहा था, तब साक्षी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने डिम्पल की कही वो बात सुन ली। डिम्पल, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना लक्की ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया और फिर भी तू सिक्योरिटी को बुला रही है। फिर तू सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? साक्षी ने डिम्पल को हड़काते हुए कहा। अच्छा, तो आप भी यहीं पर हैं? फटीचर के साथ उसकी टीचर भी आई है, डिम्पल ने ताली बजाते हुए कहा। डिम्पल को उसे देखते ही हंसी आ गई और वो बोली, मुझे सिक्योरिटी को ना कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम दोनों की शक्ल देखकर ही वो समझ जाएगा कि तुम दोनों यहाँ पर खाने के लिए तो नहीं आए हो। तुम्हें क्या लगता है ये कोई गली का ढाबा है जिसमें कोई भी आकर बैठ सकता है या खा सकता है? तुम्हें मालूम है यहाँ पानी की बोतल कितने की है? ये सुनते ही साक्षी की जुबान पर जैसे ताले लग गए थे। उसके पास डिम्पल को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। वैसे भी उसे तो यही लग रहा था कि लक्की उसके साथ मजाक कर रहा था या सिर्फ जोश जोश में उसे यहाँ ले आया था। लेकिन डिम्पल की ये बात सुनकर तो उसका शक यकीन में ही बदल गया था। वो तो लक्की को कहीं और ही ले जाना चाह रही थी, लेकिन लक्की ही मानने को राजी नहीं था। उसके बाद जिस तरह से डिम्पल और राहुल उसके सामने आकर खड़े थे, उसे तो ऐसा ही लग रहा था कि आग में घी पड़ गया हो। इस तरह से डिम्पल की शक्ल नजर आ रही थी।
साक्षी को लगा कि बात को यहीं खत्म कर देना सही था, इसलिए वो उससे आगे कुछ नहीं कहना चाहती थी। लक्की, चलो हम यहां से चलें। साक्षी ने लक्की का हाथ पकड़ा और वो जाने के लिए तैयार हो गई। तुम यहां से जाना चाहती हो और वो ऐसे ही? लक्की ने उसकी ओर शांत नजरों से देखते हुए पूछा। साक्षी देख पा रही थी कि लक्की के सामने इतना कुछ हो गया था, लेकिन फिर भी उसे जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। साक्षी को लग रहा था कि वो सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, और इसलिए वो उसे वहां से जल्दी निकलने के लिए कह रही थी। इससे पहले कि साक्षी उसे खींचकर बाहर ले जाती, डिम्पल और राहुल ने वहीं से बाहर की ओर देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया। अरे सारे लोग आओ, इधर आओ, देखो ये सब लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती इतने बड़े होटल में घुस गए हैं, और वो भी खाना खाने के लिए नहीं बल्कि वॉशरूम यूज करने के लिए। मैनेजर कहाँ है? होटल का मैनेजर? देखिए, आपकी होटल को लोगों ने सुलभ शौचालय बना दिया है। डिम्पल की आवाज सुनकर बाहर की ओर बैठे सभी लोगों का अटेंशन उसकी ओर चला गया। डिम्पल इसके बाद भी नहीं रुकी और अपनी तीखी सी आवाज में बोली, देखो देखो, इन दोनों को ये सब लोग इतने बड़े होटल में सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए गुस्से आए हैं। इन लोगों ने होटल में सुलभ शौचालय खोला है। इनके टॉयलेट कोई भी सड़क छाप आकर फ्री में यूज कर सकता है। उसे खाना खाने की जरूरत नहीं है। ये तो कितनी अच्छी बात है ना। पूरे देश के होटल्स में यही सिस्टम लागू होना चाहिए। डिम्पल के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बिना सोचे बोली जा रही थी। लक्की देख रहा था कि वो लड़की पूरी तरह से पागल हो चुकी है और वो और पागल होने वाली थी। राहुल भी उसके पागलपन में शामिल हो गया था और वो बोला, अरे टॉयलेट यूज करना है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करो ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है। अब किसे पता ये लोग टॉयलेट ही यूज करने आए थे। हो सकता है टॉयलेट यूज करने के बहाने ये दोनों एक दूसरे के साथ डिम्पल ने कहा। लक्की को लगा ही नहीं था कि डिम्पल की सोच इतनी घटिया होगी कि वो अपने दोस्त के बारे में ऐसी कोई बात कहेगी। ठीक इसी वक्त हंगामा खड़ा होता देख होटल का मैनेजर वहां आ गया। डिम्पल उस वक्त मैनेजर के पास गई और लक्की की ओर उंगली दिखाते हुए बोली, मैनेजर जी, आप बताओ, ऐसा कोई भी रास्ता चलता आपकी होटल की टॉयलेट में घुस आएगा तो आपकी होटल की क्या इमेज रह जाएगी। 1 मिनट रुकिए, मैनेजर ने कहा और फिर लक्की की ओर देखते हुए बोला, आप दोनों यहाँ कैसे चले आए? हमारे होटल की जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो सिर्फ हमारे गेस्ट के लिए हैं। बाहर का कोई भी आदमी ऐसे ही हमारे होटल में बिना बुकिंग किए नहीं आ सकता है। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़े, आप दोनों प्लीज यहां से निकल जाइए। चलो लक्की, साक्षी ने लक्की के कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लक्की ने साक्षी की ओर देखा और बोला, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। लक्की ने साक्षी की ओर देखते हुए कहा, ओहो, देखो तो इन दोनों को जरा सी भी शर्म नहीं है। मैनेजर खुद इन्हें बाहर जाने के लिए कह रहा है और ये है कि बाहर जाने को तैयार ही नहीं है। और कितनी बेइज्जती सहना चाहते हो भाई, कितनी फजीहत और करवाना चाहते हो। डिम्पल ने सबको सुनाते हुए लक्की और साक्षी के ऊपर तंज कसा। देखिए, आप दोनों यहां से चले जाइए वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। लक्की ने उसे घूर कर देखते हुए कहा और बोला, ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं हैं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है, लक्की ने कहा और डिम्पल की ओर घूरने लगा। लक्की के मुंह से ये सुनते ही साक्षी की आंखें बड़ी हो गई थीं। कहीं लक्की का दिमाग तो खराब नहीं हो गया था? गुस्से में वो क्या बोल रहा था? उसे समझ तो आ रहा था ना। अब आगे क्या होने वाला था? क्या डिम्पल और राहुल मिलकर लक्की और साक्षी को बेइज्जत करके बाहर निकलवाते, या फिर लक्की उन्हें उनकी जुबान में जवाब देकर चुप करवा देता? लक्की क्या जवाब देता साक्षी को कि इतने पैसे उसके पास कहां से आए?